उनका बचा हुआ 2 वर्ष का कार्यकाल इस झोली में दमोह के दंगल में कांग्रेस ने दमदारी से प्रचार का आगाज किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद अपने प्रत्याशी अजय टंडन का नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे। इस मौके पर कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सौदेबाजी से कांग्रेस की सरकार गिराई गई थी। सौदेबाजी के कारण ही राहुल सिंह लोधी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। दमोह की जनता सौदेबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगी। अजय टंडन ने भी राहुल लोधी पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश की पहचान ये सौदेबाजी की राजनीति से नहीं होनी चाहिए। कैसे कलंकित किया, आज दमोह को कलंकित किया, दमोह को कलंकित किया, हमारे बुंदेलखंड को कलंकित किया। ये लड़ाई अजय टंडन या राहुल सिंह या कोई भी और प्रत्याशियों के बीच की नहीं रह गई। ये लड़ाई पंजा फूल हाथी घोड़ा की नहीं रह गई। ये लड़ाई ईमानदार और बेईमान की हो रही है। कांग्रेस की पहली बड़ी रैली से संकेत साफ है। इस बार भी पिछले उपचुनाव की तरह सौदेबाजी, टिकाऊ बनाम बिकाऊ, गद्दार, खुद्दार जैसे मुद्दों को कांग्रेस चुनाव में उठाएगी। सिंधिया और सीएम शिवराज उसके निशाने पर रहेंगे। ठेकेदार कौन होगा? किसान परेशान रहे मध्य प्रदेश में, वचन पूरे नहीं किए, वादे निभाए नहीं। मुद्दों की कमी को लेकर सत्ता पक्ष ही नहीं, खुद कांग्रेस में भी सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस नेता पार्टी को नया नैरेटिव लाने की सलाह भी देते रहे हैं। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कांग्रेस को मध्य प्रदेश में अगर एक अच्छी जीत हासिल करनी है, इट विल नीड अ गुड न्यू नैरेटिव। इस बात की कमी तो देखी जा रही है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक कांग्रेस के मुद्दे और रणनीति रिपीट हो रहे हैं। 2018 में जरूर कांग्रेस किसान कर्ज माफी का नया कार्ड लेकर आई, जिसका उसे बड़ा फायदा भी मिला। उधर बीजेपी भी कोई एकदम नया मुद्दा सामने नहीं लाई, लेकिन उसने कांग्रेस के 22 विधायकों को पार्टी में शामिल कर नया प्रयोग किया और उसमें वो कामयाब भी हो रही है। कांग्रेस को भी फिर खड़ा होने के लिए नया नैरेटिव तो सेट करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है दमोह का दंगल। तो एक और दंगल और एक और दंगल में पहलवान आमने सामने। पहलवान मध्य प्रदेश की सियासत के अखाड़े के वही चिर परिचित पहलवान बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के पास क्या नया कहने के लिए कुछ है, जिसको विवेक तनखा जी, सीनियर कांग्रेस लीडर और राज्यसभा मेंबर, ये कहते हैं कांग्रेस नीड्स न्यू गुड नरेटिव। नरेटिव का मतलब नरेशन, नरेशन यानी कुछ कहना, सेइंग जो आपकी है, जो भी बात आप कह रहे हैं उसमें नयापन क्या है। अमिताभ बच्चन जब अपने करियर के दौर में अग्निपथ और जादूगर और सौदागर जैसी फिल्में कर करके थक गए थे और लोग भी उनके अभिनय में थकान देख रहे थे, तो उन्होंने ब्रेक लिया 5 साल का, और ब्रेक के बाद मोहब्बतें से कमबैक तो किया, लेकिन उनको नया जीवन मिला पा जैसी फिल्मों से। एक नए अमिताभ बच्चन को हमने देखा, एक ऐसे अमिताभ बच्चन जो जोखिम उठाते हैं। कहीं वो अपराधी की भूमिका में नज़र आए, कहीं विलेन नज़र आए, कहीं उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर किया, एक ऐसे वकील का जो डिप्रेशन में है। पिंग की मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस को भी क्या नए नैरेटिव की ज़रूरत है? और नए नैरेटिव की ज़रूरत कांग्रेस ही को नहीं, बीजेपी को भी है और हम सभी को भी है कि जो कोई ऐसी बात करें अपने जीवन में जिससे हमारा भी कहने की तरफ हम अपना भी ध्यान खींचें और दूसरों का ध्यान भी खींचें। अगर कांग्रेस ये मान रही है कि फिर बिकाऊ टिकाऊ, और दमोह में भी ये मसला जो बाय इलेक्शन में उसने उठाने की कोशिश की लेकिन शायद जनता पर बहुत असर नहीं डाल पाई, क्या इसी मसले को उठाकर वो जनता को लुभा पाएगी, या उसके पास कहने के लिए कुछ नया होना चाहिए? ये नया क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि नई लीडरशिप कौन होगी, क्या मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में कांग्रेस की तैयारी क्या होगी, और अगर कांग्रेस अपनी उम्मीदों को परवान चढ़ाती है तो इसके पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार होंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ विधायक पीसी शर्मा जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। सागर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और सीनियर एमएलए शैलेंद्र जैन साहब, उनका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जो संयोग से बुंदेलखंड से ही आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति की रग रग को बहुत अच्छे से समझते हैं। जगदीश द्विवेदी जी मेरे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जगदीश जी, पहली एक छोटी टिप्पणी आपकी। कांग्रेस नीड्स अ गुड न्यू नैरेटिव, ऐसा कहते हैं विवेक तनखा। ये हालांकि उनका इंटरव्यू है जब 28 सीटों के लिए उपचुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे थे, लेकिन वो बात प्रासंगिक आज भी है कि कांग्रेस के पास नया कहने के लिए क्या है। कब तक आप सिंधिया जी को लेकर चलेंगे, कब तक आप बिकाऊ टिकाऊ की बात करेंगे? ये मुद्दे हैं, बिल्कुल आपको उठाने का आपका बिल्कुल प्राइमरी आपका अधिकार है, और ये चीज़ें कांग्रेस की एक पीड़ा और कसक भी हैं, लेकिन क्या ये कारगर होंगे कि कुछ नया कहना होगा कांग्रेस को? किस तरह देखते हैं आप? जी। शाह जी, पहली चीज़ तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस बात से बिल्कुल विवेक तनखा जी की सहमत हूं, क्योंकि विवेक तनखा जी G23 के भी मेंबर हैं कांग्रेस की। तो उनकी जो बातचीत है, उन्होंने जो भी कहा था वो बिल्कुल सही कहा, वो प्रासंगिक है। क्योंकि सौदेबाजी की सरकार और टिकाऊ बनाम बिकाऊ, लोगों को खरीदना, ये सारी चीज़ें कांग्रेस एक चुनाव में कर चुकी है, और उस चुनाव में जनता ने उन मुद्दों को शायद उतनी तवज्जो नहीं दी। उसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। या तो आप उन्हें प्रभावी तरीके से जनता के सामने नहीं रख पाए, मुद्दे में दम थी, लेकिन मुद्दों में दम इसलिए कमजोर भी कई बार होती है कि उनको आप बहुत अच्छी थाली खाना बनाइए, लेकिन आप उसको परोसते किस तरह हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अब प्रेजेंटेशन का सारा खेल है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कमजोर रही है। और अभी भी जो दमोह का उपचुनाव है, चूंकि एक सीट का उपचुनाव है, इसलिए आप मान के चलिए कि सत्ता पूरे दमखम से मैदान में होगी, और कांग्रेस सत्ता से बाहर है। संगठन के रूप के साथ में भी वो बीजेपी के पास उतनी खरी नहीं बैठती जितनी बीजेपी है। तो आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई नई चीज जनता के सामने लानी होगी। आपको ये भी सामने जनता के सामने लाना होगा कि आपकी युवाओं के प्रति नीति क्या है, आपकी महिलाओं के प्रति सोच क्या है, आपकी रोजगारी को लेकर आपका विजन क्या है, और आप क्या करना चाहते थे जो नहीं हो पाया, या क्या आप कर पाएंगे। क्योंकि एक सीट से ना तो सरकार बननी है ना सरकार जानी है, लेकिन ये कार्यकर्ताओं के उत्साह में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल पिछले उपचुनाव से मेरा मानना है जो कमजोर हुआ है, उस मनोबल में फिर वृद्धि जरूर करेगी। बस इतना ही इस चुनाव का ध्येय है शरद जी, जो मुझे लगता है। जी, पीसी शर्मा साहब, नया क्या है कांग्रेस के पास? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। नया इसलिए भी कि जिससे आप ध्यान खींच पाएं। 2018 में आपके घोषणा पत्र में एक ज़बरदस्त तीर था किसान कर्ज माफ़ी का, और ये तीर इतना ज़बरदस्त था कि इससे उस समय बीजेपी घायल भी हुई, और आप चंद सीटें बीजेपी से ज़्यादा लेके सरकार बनाने में भी कामयाब हुए। नया फिर सोचना होगा सर, ऐसी एक आवाज़ आ रही है निकल कर, आपकी पार्टी से भी आ रही, क्या कहेंगे? जी। देखिए, जहाँ तक नए का सवाल है, ये एक सीट का चुनाव है दमोह की, और ये दमोह की सीट पर्टिकुलर, उस पे सब चीज़ें डिपेंड कर रही है। और दूसरा, नया कोई भी चीज़ होता है जब कोई एक जनरल इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, तब कोई नई चीज़ का मामला आए तो उसको जनता सुनती भी है और देखती भी है। आज सवाल इस बात का है कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को 1 साल हो गया, अभी उन्होंने 1 साल मनाया इसका। उसमें पार्टी वार्टी भी थी घर पे, उनको भी सिंधिया जी को भी बुलाया। मैंने कहा भी था कि उनको डर लगता कहीं ऐसा नहीं हो फिर चले जाए तो नमक खिला दो उस दिन। तो ये नया जो कुछ भी आएगा कांग्रेस में, या नया नैरेटिव जब भी आएगा, तो ये मान के चलिए 2023 के चुनाव के हिसाब से आएगा। आज की तारीख में 1 साल में ही सरकार फेल हुई है। 14 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, लॉकडाउन रहा, काम धंधे बंद हो गए, नौकरियां चली गई, व्यवसाय खत्म हो गए, महंगाई 7वें आसमान पे आ गई, डीजल पेट्रोल 100 रुपये टच कर रहा है, 850 रुपये के करीब गैस का सिलेंडर हो रहा है, और लोगों के पास काम नहीं है। फिर लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। भोपाल में हर संडे को, इंदौर में हर संडे को इन जगहों पर लॉकडाउन होगा, मतलब फिर लोगों का काम धंधे ठप। तो ये जो स्थितियां बन रही है, आज भी किसान, कल गुना में किसान ने आत्महत्या कर ली, तो मुद्दे आज वही हैं। और जो कमलनाथ जी ने पिछले
इन 3-4 महीनों के अंदर फिर से कांग्रेस की जो जमावट की है, अभी 6 जिलाध्यक्ष बदल दिए उनने। दमोह में भी जिलाध्यक्ष बदल दिया, मिश्रा जी को ले आए क्योंकि प्रमोद टंडन वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक अभी के इस चुनाव का सवाल है, जनता को ये फैसला इसमें करना होगा कि जो राहुल लोधी ने जो काम किया, क्योंकि सिंगल मामला है, एक सीट है, जो किया वो ठीक किया क्या? भाई बाकी लोग तो इनके जीत गए, वो मंत्री थे या मंत्री बनने वाले थे। राहुल लोधी के पास ऐसी कोई स्थिति नहीं है इलेक्शन में उठा मंत्री बन जाएंगे या और कुछ बन जाएंगे। जी जी नहीं, बाई इलेक्शन में आप देखिए जितने लोग जीते उसमें अधिकतर वो लोग थे जो मंत्री थे और जो जिनकी और कुछ संभावनाएं थी, लेकिन राहुल गांधी के साथ कोई संभावना नहीं आगे। और प्रमोद टंडन जी ने आज बड़ी अच्छी बात की। एक जो बात उन्होंने उठाई कि 80 में मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे और विधायक बने, जो बड़े फेमस थे चंदू भाई जी, और 83 में उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। वो 2 साल थे उनके जो बच गए थे, वो 2 साल जनता मुझे दे, उनके बेटे को प्रमोद टंडन, जो 2 साल बचे हैं। इस चुनाव से कोई सरकार नहीं बदलनी हो रही, लेकिन मेरे पिताजी का वो 2 साल जो बचा था, जो पूरी सेवा करना चाहते थे, मैं पूरी सेवा करूंगा और मुझे जो तनख्वाह मिलेगी उसमें 100 रुपए और जोड़ूंगा और उन गरीब महिलाओं के लिए बांट दूंगा, जिनकी बच्चियों की शादी होना है, जिनके और काम होना है, उसमें बांट दूंगा। मैं समझता हूँ, मैंने सुना उस बात को। और दूसरी एक चीज और सुन लीजिए जी, जो दमोह की स्थिति है, वहाँ लगातार मलैया जी वहाँ से विधायक रहे और मंत्री रहे। आज वो घर क्वारंटाइन हो गया, उनका बेटा क्वारंटाइन कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इन सब चीज के असर वहाँ पर पड़ेंगे और ये मान के चलिए कि बाकी जगहों के जो 28 चुनाव है उससे स्थिति वहाँ दमोह की बिल्कुल अलग है। इसलिए ये कांग्रेस की जो जीत होगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, ये एक बूस्टिंग पावर होगा। वो जो आपने कहा ना कि अब अमिताभ बच्चन 5 साल हो गए, तो ये 1 साल के अंदर जो स्थिति मध्य प्रदेश में बनी है, तो शिवराज जी कुछ कर नहीं पाए मध्य प्रदेश के अंदर। और अगर प्रोग्राम दिया था तो कमलनाथ जी ने दिया था, लेकिन इनके पास आज कोई विजन नहीं है। अभी आपके पास पुरानी बातें गाड़ देंगे, कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है जी। लेकिन आपने देखिए एक नया नैरेटिव तो आपने भी गढ़ दिया कि बीजेपी ने क्वारंटाइन कर दिया। इसी की तो जरूरत है शर्मा जी। जब आपके पास नए शब्द हैं, नए मुहावरे हैं, जुमले हैं, तो आपकी पार्टी की जो एपिकल लीडरशिप है, ये सवाल मैं लेकर लौटूंगा आपकी तरफ। बहरहाल शैलेंद्र जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी का। शैलेंद्र जी, आपने सुनी तटस्थ ऑब्जर्वर जगदीश जी की भी बात, और आपने सुनी आपके वरिष्ठ सहयोगी कांग्रेस से जो काउंटर पार्ट हैं आपके पीसी शर्मा जी की भी बात आपने सुनी। किस तरह आप देखते हैं इस जंग को, और आपके पास नया कुछ कहने के लिए है? क्योंकि मसला यह भी है कि बीजेपी के पास क्या है नया कहने के लिए? शरद जी, ये जो चुनाव हो रहे हैं और जो कुछ भी हमारे आदरणीय वरिष्ठ विधायक साथी पीसी शर्मा साहब ने भी कहा, इन तमाम बातों के माननीय कमलनाथ जी की चुनाव सभा में जो कुछ भी वो कह रहे हैं, जनता पे वो अपील नहीं कर रहे हैं। विषय ये है कि जो कुछ भी मुद्दे वो दमोह की चुनावी सभा में या वहां कह रहे हैं, इन मुद्दों पे जनता का मत मिल चुका है। पिछले जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में ये सारे विषय जो है जनता के समक्ष आए और जनता ने इन सारे मुद्दों को स्वीकार नहीं किया जी। आपकी टोटल जो कुछ भी हुआ उसको अस्वीकार कर दिया। आपने जनता के साथ जो छलावा किया, आपने जो किसान भाइयों के साथ छलावा किया, आपने जो नौजवानों के साथ छलावा किया, वो मुद्दों को मुझे लगता है उन सारे मुद्दों पे ये 2 मुद्दे भारी थे और ये 2 ही मुद्दे थे जिनको भुना के आप चुनाव में बहुमत के नजदीक पहुंचे थे। बहुमत तक तो नहीं पहुंच पाए, बहुमत के नजदीक पहुंचे थे, लेकिन आपने जनता के साथ छलावा किया, जनता के विश्वास के साथ छलावा किया और वो सब काम आप नहीं कर पाए जिन मुद्दों को लेके आप चुनाव में जीते थे। तो जनता ने आपको जो कुछ भी माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया, उनके समर्थकों ने किया, उसमें मोहर लगाई। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपके परिवार के सदस्य थे
आप अपने कुनबे को नहीं सलामत रख पाए, आप अपने कुनबे की सुरक्षा नहीं कर पाए, तो आप प्रदेश की सुरक्षा क्या कर पाएंगे? ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण थे और इन मुद्दों पे जनता की मुहर पिछले चुनाव में, उपचुनाव में लग चुकी है। मुझे ये बताइए शैलेंद्र जी, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि आपकी स्थिति बहुत मजबूत है और आप ये सीट बचा पाएंगे, क्योंकि पिछली बार राहुल जी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और अब वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और भीतर भीतर बहुत कुछ होता ही है, जब कुछ कुछ होता है तो बहुत कुछ भी होता है उसके साथ। अब उस पर रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है, उस बहुत कुछ से भी निपटना है बीजेपी को, राहुल जी को। लेकिन आपकी ताकत क्या होगी, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि इस बाय इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी और किस तरह से राहुल जी को क्या ज़रूरत पड़ गई। ये सारे सवाल क्षेत्र में उठेंगे और इनका एक माकूल जवाब बीजेपी के पास होना चाहिए। क्या सोचते हैं आप इस पर? जो कुछ भी इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज जी के साथ किया, वही काम इन लोगों ने यहाँ पे किया राहुल जी के साथ। राहुल जी जिन मुद्दों को लेके चुनाव में जीत के आए थे, जो उन्होंने वादे किए थे, उसमें से एक भी वादे को कमलनाथ जी की मुख्यमंत्री जी के रहते हुए सरकार ने पूरा नहीं किया। उनके मेडिकल कॉलेज का मुद्दा था, मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। उस मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को 15 महीनों में इनकी सरकार ने पूरा नहीं किया। तो ये तमाम चीजें हैं जिनसे राहुल सिंह जी का कांग्रेस पार्टी के साथ मोह भंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का त्याग कर दिया और आज वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। मैं समझता हूं जनता उनको स्वीकार करने वाली है, क्योंकि उन्होंने जनता के मुद्दों पे अपना इस्तीफा दिया और इस तरह से अन्य कोई मुद्दे नहीं थे सिवाय जनता के साथ किए गए उनके वादे थे। तो मैं समझता हूँ अगर जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पद का बलिदान किया, त्याग किया है, तो जनता उस बलिदान को ऐसे नजरअंदाज नहीं करेगी। जनता निश्चित रूप से उनको दोबारा एक अवसर देगी। बिल्कुल, यह आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये बलिदान है, ये त्याग किया है उन्होंने, और ये त्याग उन्होंने इसलिए किया है कि वो एक निष्काम योगी की तरह आगे बढ़कर राजनीति की धारा में बहना चाहते हैं। जगदीश जी, सवाल यही सबसे बड़ा है कांग्रेस के लिए, जहां चुनौती ये है कि क्या वो फिर बिकाऊ टिकाऊ के नारे पर जा रही है, जो निश्चित तौर पर आज दिख गया, तो क्या ये जनता उसके इस नारे पर पसीजेगी और राहुल जी के तथाकथित त्याग के नारे पर क्या वो मुहर लगाएगी? क्योंकि बड़ा नैरो मार्जिन था पिछली बार जीत और हार का, अगर हम बात करें इस सीट का जहां से चुनाव होने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नारों का बड़ा महत्व है जगदीश जी, चाहे 2003 की बात करें जो नारा दिग्विजय सिंह को लेकर गढ़ा भारतीय जनता पार्टी ने, या 2014 में प्रधानमंत्री के दावेदार पद के नरेंद्र मोदी जी के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। कांग्रेस के पास मीडिया टीम में एक मजबूत नाम था मानक अग्रवाल, वो भी जाते रहे, निष्कासित कर दिए गए। मतलब सवाल ये है कि आखिर आपके लिए कौन सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नारा दे रहा है, या फिर अभी वैसा ही चल रहा है कि कमलनाथ जी के इर्द गिर्द केंद्रित एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में लोग अभी भी शालीनता, मर्यादा, गरिमा का ध्यान रखकर चुप हैं? जी शरद जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो कोई बहुत ज्यादा कांग्रेस में इन बस्तों पर मंथन चल रहा हो ये नहीं लगता। और दूसरी चीज ये कि जो पीसी शर्मा जी ने कही, मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि सिंगल सीट इलेक्शन है। सिंगल सीट इलेक्शन में हमेशा उपचुनाव में अधिकांशतया ये होता आया है कि सत्ताधारी पार्टी के नाम ये चुनाव जाते हैं, लेकिन ये यहाँ दमोह में परिस्थितियां कांग्रेस के लिए इसलिए जो उसको उम्मीद की किरण दिख रही है, परिस्थितियां शरद जी यहाँ बेहद उलट हैं। एक तो शैलेंद्र भाई बहुत छात्र जीवन में भी मेरे सीनियर हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज उनको ये भी बताना पड़ेगा कि मलैया जी के दिल पे क्या गुजर रही है, क्या बीजेपी इसको भी पूछ रही है, एक बात। दूसरी बात, अवसरवाद और त्याग, इसमें जनता कैसे फर्क करेगी ये भी तय कर, बीजेपी को ये भी जनता को बताना पड़ेगा, क्योंकि क्या चुनाव जरूरी थे इस पे भी बात करना पड़ेगी। और बीजेपी अपनी बातों को इस चुनाव में जो भी स्थापित करना है वो बीजेपी को ज्यादा स्थापित करना है, बीजेपी को ज्यादा जनता के बीच जाके अपनी बात को स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा प्रभावी हो सकता था,
उस समय भी हो सकता था जब 28 सीटों के चुनाव हुए, लेकिन मेरा स्पष्ट इस मामले में कहना है कि कांग्रेस तब भी उस मुद्दे को बहुत प्रभावी नहीं बना पाई थी और उस पर जनादेश आ गया है। क्यों नहीं बना पाई? इसलिए अब उन मुद्दों पे जाने की बजाय निश्चित रूप से कांग्रेस को सीट जीतना है। जी जी, मुद्दा इसलिए नहीं बना पाई कि आपकी समन्वित प्रचार शैली ही नहीं थी। आप ध्यान कीजिए, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह जी ने 203 सभाएं की, कमलनाथ जी पूर्व सीएम थे, कमलनाथ जी ने 36 सभाएं की। कमलनाथ जी के अलावा कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर इकट्ठा नहीं हुआ। इसके बाद आप बीजेपी की तरफ जाइए, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री थे, 172 सभाएं की, प्रहलाद पटेल 57 सभाएं। इसका फर्क पड़ता है शरद जी, जब एकजुट होकर युद्ध मैदान में उतरा जाता है तो विजय मिलती है, लेकिन जब हम छिटक गए होते हैं, हम 2 दिन 3 दिन अंतिम समय में रण नहीं जीते जाते। परीक्षार्थी परीक्षा में वही टॉप करता है जो पूरे 5 साल मेहनत करता है। 5 महीने में मेहनत करने वाला पास तो हो जाता है, लेकिन मेरिट में नहीं आ पाता वो। चलिए, मेरिट में आने का मंत्र मैं समझता हूं। मेहनत पूरे 5 साल की प्लानिंग लेके चलना पड़ेगा। जी, आपने बड़ा माकूल सवाल उठाया। एक चीज और शरद जी, कि बीजेपी हर क्षण हर समय, आप देखिए, हर क्षण और हर समय इस तरह काम करती है जैसे कल चुनाव हो, बिल्कुल हिल नहीं देती। पीसी आपको शर्मा संगठन को उस मोड में ले जाना पड़ेगा, तब आप बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे, वरना टीवी पे बात करना और बात है, मैदान में आप परास्त होते रहेंगे। तो सुस्त कदमों से इन मोड़ों पर नहीं चलना है कांग्रेस को, ऐसा जगदीश जी का कहना है। कुछ तेज कदम राहें, कुछ तेज कदम, इस तरह का जो गुलजार साहब का गीत है, कुछ उसको पकड़ना होगा पीसी शर्मा साहब। आप हालांकि बहुत आपकी, एक तो मैं आपके जो हाजिर जवाबी है उसका बड़ा कायल हूँ, तो मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ कुछ हाजिर जवाबी के साथ कांग्रेस के लिए कोई मंत्र भी निकल कर आपकी तरफ से आएगा कि किस तरह कांग्रेस आगे बढ़ेगी। जी, तेज कदमों से मंजिल की तरफ। जी। नहीं, वो आपने पहले कहा कि कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं है, बहुत कुछ होगा। जी, बहुत कुछ इसलिए होगा, जो आपने एक बात कही कि ये शैलेंद्र जी मलैया जी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। जो परिवार वहाँ पे स्थापित था, मंत्री रहा, वित्त मंत्री रहे, और जनता वहाँ की समझ रही है कि मलैया जी नहीं तो अब राहुल लोधी मलाई खाएंगे वहाँ पे। भाई, राहुल लोधी को जनता ने वहाँ से चुना था 5 साल के लिए। वो 28 चुनाव अलग है, ये सिंगल चुनाव है। और इस चुनाव में लोग ये भी देखेंगे कि 1 साल में क्या किया इस सरकार ने। मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है कि कोई ऐसा अचीवमेंट ये सरकार बता सके। हम तो भोपाल में बताते थे कि मेट्रो शुरू करवा दिया काम कमलनाथ जी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल हो गया, केवल इन्होंने कोरोना दिया, कोरोना के बाद बेरोजगारी दी, ऐसा कोई नया नहीं हुआ। और ये इन्होंने राहुल लोधी ने बाद में दिया है इस्तीफा। तो यहाँ स्थिति अलग है। अगर आपको ध्यान हो तो 2018 के पहले 2 विधानसभा हुए थे, कोलारस और एक और वहाँ दोनों जगह रूलिंग पार्टी इतनी सभाएं ली थी, भारतीय जनता पार्टी हार गई थी वह चुनाव। अब ये स्थिति वही वाली स्थिति आ गई है। ये जो सिंगल चुनाव है, क्योंकि जो प्रमोद टंडन है एक पारिवारिक परिवार है, जिनके पिताजी, चाचा जी नगर पालिका, विधानसभा सांसद सब रहे हैं जी। और वो जो मैंने उनका भाषण सुना, जो एक बात कही जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो 2 साल जो पिताजी के रह गए थे वो मुझे दे दो, मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा यहाँ की जनता पे। मैं समझता हूँ बिल्कुल करेगा। और कमलनाथ जी ने 80 विधायकों की एक मीटिंग की, 80 विधायकों की, और सबको काम पे वहां लगा दिया है। कांग्रेस इस बार जड़ में जा रही है। और मैं चाहूंगा कि शरद जी से पूछिए, जैन साहब से, कि मलैया जी के बारे में कोई भविष्य के बारे में सोच रहे हैं क्या? राहुल लोधी जो कल आया वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आपने मलैया जी को क्वारंटाइन कर दिया, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आपने सुना शैलेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है क्या? पीसी शर्मा जी का सवाल सुना आपने। ये चुनाव टर्निंग पॉइंट होगा, यहीं से 2023 की बिछात होगी। इस चुनाव से ही 2023 की बिछात होगी। चलिए, आपने फिर एक नया नैरेटिव दिया, तो नारे गढ़ने वाला तो आप ही को बनना चाहिए पीसी शर्मा साहब। शैलेंद्र जी, एक सवाल है पीसी शर्मा जी का। आरोप लगा रहे हैं, जो भी समझ लें आप, उनका दावा है, आरोप है कि वहां मलैया परिवार को क्वारंटीन कर दिया है बीजेपी ने। जी देखिए शरद जी,
ये बेसिक फर्क जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी जो है त्याग तपस्या बलिदान पर आधारित पार्टी है। इसका इतिहास देखिएगा, इतिहास में भरे पड़े हैं हमारे नेताओं का त्याग तपस्या और बलिदान से। तो मलैया जी का त्याग बलिदान तपस्या यही है मतलब। जी जी सुनिए, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी हमें बलिदान दिया थोड़ी है, बलिदान ले रही है पार्टी। जी भारतीय जनता पार्टी ने मलैया जी का त्याग कर दिया। माननीय मलैया जी को और उनके बेटे सिद्धार्थ जी को कि उन्होंने पार्टी के हित में, पार्टी के भविष्य को देखते हुए और उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। ये त्याग से भरी हुई पार्टी है और इनके यहाँ सिवाय स्वार्थ सिद्धि के और कोई इनका लक्ष्य नहीं है। सत्ता प्राप्त करना इनके लिए स्वार्थ सिद्धि का एक माध्यम है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता जो है सेवा का माध्यम है। तो इन दोनों चीजों में बड़ा बेसिक फर्क है। और मलैया जी ने जो कुछ भी किया है, पार्टी ने जीवन भर उनको दिया है और आवश्यकता पड़ने पर पार्टी के लिए उन्होंने त्याग किया है। उन्हें त्याग किया, उनके बेटे ने त्याग किया है। मैं सैल्यूट करता हूं मलैया जी को, उनके बेटे को। और अकेले मलैया जी नहीं है, ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी के हित के लिए कभी भी त्याग तपस्या बलिदान करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आपके यहाँ कांग्रेस पार्टी में एक भी व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जो इस तरह की विचारधारा का व्यक्ति हो। यही तो विचारधारा का प्रश्न है और यही जो है। चलिए वक्त कम है, आपने नैरेटिव जो है पूरा त्याग और बलिदान की तरफ मोड़ दिया। लेकिन मुझे फिर वो एक बड़ी चर्चित फिल्म याद आती है और संयोग से ये भी बच्चन साहब और दिलीप साहब की है, शक्ति। और मुझे लगता है यहाँ सिद्धार्थ जी जयंत मलैया जी से ये तो पूछेंगे कि पिताजी जब आपको नंबर हतो तब तो बढ़िया चलत रही, सब कुछ बढ़िया, वित्त मंत्री और 7-8 बार सब गाड़ी सतत सनन चल रही थी। जब हमारा मौको आओ तो जे आओ मतलब ये पंगो होगा बीच में, क्या करें हम आओ तो कोनो गलती नहीं, मिलो तो आपको है जो कुछ मिलो है, हमारे मिलने के समय गाड़ी अटक गई। तो ये सवाल जवाब तो होगा सर। शरद जी हमसे बलिदान ले लो। हाँ, हमसे बलिदान ले लो बलिदान। हमारा तो अभी उबरने को समय हतो, अभी तो हम उबरने वाले हते और हमसे ही मांग रहा हो कि बलिदान दे दो आप। तो ये बड़ी एक समस्या है और इसका जवाब तो देना होगा। जी बिल्कुल, बोल लीजिए शैलन जी, वक्त कम है हालांकि कुछ सेकंड से। जी सिद्धार्थ जी के लिए अभी पूरा जीवन पड़ा हुआ है। जी शरद जी ये बात कर रहे हैं त्याग की, तो 5 साल बैठे ना विपक्ष में। शरद जी 5 साल विपक्ष में क्यों नहीं बैठे? 35 करोड़ में खरीद क्यों लिए विधायक? बहुत धन्यवाद धन्यवाद शैलेंद्र जी, 35 करोड़ में क्यों खरीद लिया? आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, समय अब समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर सवाल अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी के लिए नैरेटिव ये है कि आप उन युवा नेताओं के पुनर्वास के एक बेहतर पैकेज के साथ ज़रूर सामने आएँ जो बीजेपी के कवच मंडल के भीतर अपने भीतर के आकांक्षाओं को, मैं ये नहीं कहूँगा उनका दम घोट देते हैं, लेकिन वो त्याग जैसी एक प्रक्रिया की तरफ तो बढ़ चलते हैं कि लब सी लेंगे, कुछ ना कहेंगे। लेकिन इनको आप बहुत लंबे समय तक इनकी आकांक्षाओं को आप ज़मीन के भीतर दबाकर नहीं रख सकते हैं। विद्रोह का अंकुर नौजवानों में फूटता ही है। बीजेपी एक बहुत चतुर और सयानी पार्टी है, उसकी तवज्जो होगी, इस तरफ होनी चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये मैकेनिज़्म जयंत जी के लिए बिल्कुल ठीक है, उनको जीवन में सब कुछ मिला बीजेपी से। लेकिन सिद्धार्थ जी की शुरुआत या फिर आप बात करिए मुदित शेजवार जी की शुरुआत के पहले उनके साथ अगर कोई इस तरह का घटनाक्रम होता है तो उनके लिए भूलना मुश्किल होता है। नमस्कार।